ऑन है ना, ठीक है। तो अभी लास्ट क्लासों में हमने कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन देखा था ना, स्टैंडर्ड कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, अभी उसी को कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे है आपका प्रॉपर्टीज, इंटर रिलेशन एंड लिमिटिंग केसेस। तो कुछ थ्योरम्स मैंने लिखाए भी थे, कुछ और लिखाऊंगा। तो जैसे हमने मैं स्टार्ट करूँ बाइनोमियल से। तो बाइनोमियल आई थिंक थ्योरम लिखा था हमने, ये थ्योरम लिखा था कि x इज बाइनोमियल एन पी, तो देन n माइनस एक्स क्या था, ये लिखा होगा शायद ना। n माइनस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बाइनोमियल एन क्यूब। n क्यूब है ना। सो दिस इज बाइनोमियल n क्यूब। सो 1 - p है ना, ऐसा समझ सकते हैं। तो ये एक तो बेसिक थ्योरम है। बाकी बर्नौली का भी हमने लिखा होगा थ्योरम, जैसे एक तो आप जानते हैं बाइनोमियल 1, p इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ बर्नौली p, ठीक। एंड दूसरा जैसे है नेगेटिव बाइनोमियल 1, p, दिस इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ ज्योमेट्रिक p, है ना। एंड तीसरा है कि चैट में कुछ आ रहा है क्या, हाँ ठीक है, नहीं तो यहाँ पे थ्योरम है कि जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन था, गामा 1, बीटा, दिस इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ क्या आया था, सो इट वाज एक्सपोनेंशियल बीटा, है ना। तो मतलब बाइनोमियल का एक पर्टिकुलर केस है बर्नौली, नेगेटिव बाइनोमियल का स्पेशल केस है ज्योमेट्रिक, और गामा डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेशल केस है आपका एक्सपोनेंशियल। फिर बर्नौली का अगर कुछ थ्योरम्स लिखे तो कि x इज बर्नौली p, है ना। तो x का सपोर्ट जो होगा 0 या 1 होगा, तो 0 की पावर कुछ भी कर लो 0 ही रहेगी, 1 की पावर कुछ भी कर लोगे 1 ही रहेगी, ठीक। तो देन x की पावर n का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, बर्नौली p ही रहेगी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। सो अगर x बर्नौली p है तो x की पावर n भी क्या होगी, बर्नौली p होगी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहां से आएगा नेक्स्ट जो है तो ये बाइनोमियल बर्नौली। बाकी सम वाला केसेस मैं आगे लिखना चाहता हूँ डिटेल में। जैसे मान लो अगर ऐसा लिखूं कि लेट x1, x2 आर, एक वर्ड आता है आईआईडी बर्नौली पी। तो ये आईआईडी क्या होता है, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। हालांकि ये यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में बोला है कि तुम यहाँ पे स्टडी करो, है ना। जैसे तुम लास्ट में देखोगे तो वो यहाँ एक्सपेक्ट करता है कि एडिशन प्रॉपर्टीज, जो मैं अभी थ्योरम लिख रहा हूँ एक्चुअली वो एडिशन प्रॉपर्टीज है। तो वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ सो दैट वहाँ रिवाइज होगा, क्योंकि ये एडिशन प्रॉपर्टी है, क्योंकि अभी हमने इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया मैंने। तो आईआईडी का मतलब है इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। इंडिपेंडेंट मतलब वही इंडिपेंडेंट है जो आप इवेंट में पढ़ते थे कि टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो यहाँ पे भी जो रैंडम वेरिएबल है वो इवेंट जैसा ही है। मान लो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, ये एक इवेंट है, ठीक है। या कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स, ये भी एक इवेंट है। तो टू रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है तो मतलब वही चीज़ें हैं, तो रैंडम वेरिएबल करस्पॉन्डिंग इवेंट बनेगा, फिर वो इंडिपेंडेंट होंगे। आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि टू डिफरेंट रैंडम वेरिएबल है लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है। सो x1 का डिस्ट्रीब्यूशन भी बर्नौली p है, x2 का डिस्ट्रीब्यूशन भी बर्नौली p है। तो यहाँ है ना हम ये कह रहे हैं कि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वल नहीं है ना। सो दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो यहाँ से क्या होगा कि x1 x2 आर आईआईडी बर्नौली p, देन जो x1 प्लस x2 होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो हो जाएगा बाइनोमियल 2, p।
अगर मैं n को ऐड करूंगा तो n हो जाएगा, 2 को ऐड किया ऐसा हो गया। सिमिलरली अगर लिखूं मैं कि मान लो x1 कॉमा x2, let x1 कॉमा x2 आर IID geometric P, then x1 plus x2 has distribution, क्या होगा? सो दो ज्योमेट्री का सम कितना होगा, क्या किस कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा? नेगेटिव बाइनोमियल। तो ये होगा नेगेटिव बाइनोमियल 2 कॉमा पी, इस तरह से। फिर ऐसे ही अगर एक्सपोनेंशियल का आप ऐड कर लो, तो यहाँ पे थ्योरम क्या है कि लेट x1 कॉमा x2 आर IID एक्सपोनेंशियल लैम्बडा या एक्सपोनेंशियल बीटा, देन x1 plus x2 will have distribution what? गामा। सो ये गामा हो जाएगा, गामा 2 कॉमा लैम्बडा, इस तरीके से है, ठीक है। सो ये जो लिखा है इसको एडिशन प्रिंसिपल बोलते हैं कि सम ऑफ टू बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स बाइनोमियल, सम ऑफ टू ज्योमेट्रिक बिकम्स नेगेटिव बाइनोमियल, सम ऑफ टू एक्सपोनेंशियल बिकम्स गामा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये है कि अगर थोड़े और थ्योरम्स लिखूं मैं, so let x1 comma x2 are IID मान लो बाइनोमियल n1, IID ना लिख के मैं सिंपली लिखूं कि दे आर इंडिपेंडेंट, so they are independent, so x1 x2 are independent binomial n1 comma p and binomial n2 comma p रेस्पेक्टिवली। और ये सबका प्रूफ आ जाएगा मोमेंट जेनेरेटिंग फंक्शन से। हालांकि ये ज्वाइंट, ये अगर दो वेरिएबल यूज कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लेकिन अभी लिख देता हूँ, बाद में दोबारा इसको डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि ये अभी थ्योरम्स रिजल्ट्स लिखे हैं तो उसके कुछ रिजल्ट्स हैं, क्योंकि हमने अभी जस्ट यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट किया है, तो सिंगल रैंडम वेरिएबल के बारे में बात करनी थी। जैसे ये दो रैंडम वेरिएबल हो गया तो ज्वाइंट केस आ जाएगा, तो जो कि आगे डिस्कस करना है। x1 x2 आर इंडिपेंडेंट बाइनोमियल n1p एंड बाइनोमियल n2p रेस्पेक्टिवली। देन कि जो x1 प्लस x2 होगा, बताइए इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? बाइनोमियल n1 plus n2p, बाइनोमियल ही रहेगा n1 प्लस n2 कॉमा p। फिर वैसे ही अगर थ्योरम लिखूं कि लेट x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट जियोमेट्रिक, या ज्योमेट्रिक तो हो गया ना, नेगेटिव बाइनोमियल r1p, देखो p हैज टू बी कॉमन, p कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस एंड नेगेटिव बाइनोमियल r2 कॉमा p, देन इसका सम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? वो भी नेगेटिव बाइनोमियल r1 plus r2 कॉमा p, ठीक है ना, तो वैसे ही होगा नेगेटिव बाइनोमियल r1 कॉमा r2 p। फिर वैसे ही तो बाइनोमियल हो गया नेगेटिव बाइनोमियल। अगर मैं गामा में बात करूं तो चलो गामा को अगले पेज पे लिखता हूँ। सो यहाँ थ्योरम है कि लेट x1 कॉमा x2 बी, ठीक है, x1 x2 होगा, दे आर इंडिपेंडेंट गामा, तो सिर्फ जी लिख रहा हूं मतलब गामा है अभी। सो गामा अल्फा 1 कॉमा बीटा and gamma alpha 2 comma beta, then x1 plus x2 will have distribution, क्या होगा?
गामा x1 प्लस x2 कामा बीटा। तो ये भी हो जाएगा गामा, फर्स्ट पैरामीटर ऐड होगा, अल्फा वन प्लस अल्फा टू, अल्फा वन अल्फा टू है, कॉमा बीटा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है कि सम ऑफ टू बर्नौली बाइनोमियल हो जाता है, सम ऑफ टू ज्योमेट्रिक नेगेटिव बाइनोमियल होगा, सम ऑफ टू एक्सपोनेंशियल गामा होगा, सम ऑफ टू गामा गामा रहेगा, सम ऑफ टू बाइनोमियल बाइनोमियल होगा, सम ऑफ टू नेगेटिव एंड वो रहेगा, लेकिन कंडीशन है इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पी कॉमन है उन सब में, यहाँ बीटा कॉमन है। ठीक है, इसी में अगर मैं फर्दर लिखूँ तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि x1 अपॉन x2 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या होगा, किसको याद है, बीटा सेकेंड काइंड अल्फा वन कॉमा अल्फा टू। तीसरा इसी में अगर लिखूं मैं तो x1 अपॉन x1 प्लस x2 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये होगा बीटा फर्स्ट काइंड अल्फा वन कॉमा अल्फा टू। ठीक है, इसी में अगर मैं वैसे लिख दूं, मान लो फोर्थ पॉइंट इसी में लिख दूं मैं अगर, तो x2 अपॉन x1 प्लस x2 इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जी, ऐसे ही है, बस x1 जो x2 हो गया, सो ये होगा बीटा फर्स्ट काइंड अल्फा टू कॉमा अल्फा वन, यही है। एंड पांचवा पॉइंट ये होता है कि x1 प्लस x2 एंड x1 अपॉन x1 प्लस x2 दे आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, है ना। कई बार एग्जाम में ऐसे ऑप्शंस यही होगा, ऐसे ऑप्शन चार ऑप्शन बना देगा इसी थ्योरम पे। तो सो ये दोनों इंडिपेंडेंट, x1 प्लस x2 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अब आप सोच रहे हो प्रूफ कैसे करेंगे, इसे प्रूफ करना आगे ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, तो है ना, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स हो जाएंगे तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो प्रूफ आगे देख सकते हैं दूसरे तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट है गामा पे बेस्ड, ओके है। बाकी गामा का स्पेशल केसेस आपने लिखे ही थे, एक्सपोनेंशियल, आगे काई स्क्वायर भी आता है। जैसे मैं अगर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो ये बाद में दोबारा आएगा, लेकिन फिर से एक बार मैं बता देता हूं बस। सो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन ये आपका होगा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ, चलो, n डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आपका x का डिस्ट्रीब्यूशन मान लो है गामा अल्फा कॉमा बीटा, है ना, जहाँ अल्फा पॉजिटिव होगा बीटा पॉजिटिव है, और मान लो इसका पीडीएफ है ये वाला, अगर ये वाला लेते हैं बीटा गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा एक्स की पावर अल्फा माइनस वन ई की पावर माइनस बीटा एक्स, तो ये वाला पीडीएफ लेते हैं। ठीक, सो ये है मेरे पास x मोर देन इक्वल जीरो लगा लो। अब क्या होगा इसमें, अगर अल्फा को जैसे हमने पहले बताया था अल्फा को वन रख दो और बीटा कुछ भी रख दो, मान लो बीटा को आपने लैम्बडा रख दिया, तो ये बन जाता है एक्स एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, ये पहले बता चुका हूँ। इसमें अल्फा की जगह आप रखो, कितना रखते हो, n/2, और बीटा की जगह रखो 1/2। तो इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ पीडीएफ में देखोगे ये डिनोमिनेटर में होगा, तो इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग बीटा को 1/2 रखो, तो इस केस में जो x का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो जाता है काई स्क्वायर विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका क्या मतलब है, तो जैसे यहाँ से अगर तुम पीडीएफ लिखोगे, चाहो तो लिख के देख लो, तो x को अल्फा को 1 बीटा को लैम्डा रख दो, तो इसमें जहाँ जहाँ अल्फा है 1 रख दो और बीटा को तुम लैम्डा रख दो, देखो क्या बन जाएगा सिंप्लीफाई होके, बताओ, है ना। तो इजी है ना, सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा आपका, ये हो जाएगा लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स एक्स मोर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ पे तुम एक अल्फा को n/2 रख दो और बीटा को 1/2 रख दो, तो क्या होगा, सो अल्फा को n/2 रखो और बीटा को 1/2 रखो, सिंप्लीफाई करके देखो, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, ये 1 गामा गामा n/2 n/2 2 बराबर है। की पावर कितना n/2 और
एक्स क्या रखा हमने, एक्स की पावर n/2 -1, और ई की पावर बीटा को हम क्या रख रहे हैं 1/2 ना, तो ये x/2 हो जाएगा। सो ये आपका है x/2। तो ये जो पीडीएफ है काई स्क्वायर विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम का है। तो क्योंकि आगे डिटेल में सैम्पलिंग में 3 चीज़ें डिस्कस करनी है, काई स्क्वायर, एफ, टी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग सैम्पलिंग पढ़ रहे होंगे। ठीक है यहाँ तक। सो ये स्पेशल केसेस हैं। हालांकि काई स्क्वायर में भी कुछ है ना, तो काई स्क्वायर क्या है स्पेशल, यहाँ से अगर मैं समराइज करूँ तो क्या लिखने की कोशिश किया है हमने। सो ये है कि जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन n/2 1/2 इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ काई स्क्वायर आपका आ जाएगा n। ठीक है, ये चीज़ है। तो जैसे अभी लिख रहे थे हम लोग, तो मान लो x अगर काई स्क्वायर है, लेट्स से अगर इसी में मैं थ्योरम लिखूं कि, तो होता क्या है, लेट x1 इज काई स्क्वायर विथ n1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसका मतलब हो गया ये गामा है n1/2 1/2, एंड जो x2 है आपका वो है काई स्क्वायर n2। इसका क्या मतलब है कि ये गामा है n2/2 1/2। ठीक, तो और दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, दे आर इंडिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट है। सो देन जैसे अभी आपने देखा था कि x1 + x2 का डिस्ट्रीब्यूशन गामा में क्या हुआ था, अगर आप देखोगे तो अल्फा वाला फर्स्ट कंपोनेंट ऐड हो गया था, यही था ना। तो x1 + x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा यहाँ पे, तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो n1 + n2/2, तो ये एक्चुअली आ जाएगा काई स्क्वायर n1 + n2, या यही चीज़ है ना, ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ से ये बन जाता है गामा n1 + n2। ठीक है, तो ये वाला केस है। तो सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल इज काई स्क्वायर ओनली। ठीक है, अच्छा अगर काई स्क्वायर से आप नॉर्मल को रिलेट करना चाहो तो ये थ्योरम जो होता है, मान लो z है आपका, सो लेट से एक डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि x इज नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। सो अगर आप नया नाम दे दो x - μ/σ, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ जिसको हम z बोलते हैं ना, x, नॉर्मल 0 1। सो इसको हम z बोलते हैं, और z इज नॉर्मल 0, 1, एंड यहाँ से क्या आएगा, और इसके बाद ये इम्प्लाई करता है जो जेड स्क्वायर है, मतलब x - μ/, तो ये सब प्रूफ, देखो जितने भी रिजल्ट्स हम लिख रहे हैं सबका प्रूफ है। सो मैं चाहूँगा जो लोग सीखना चाहते हैं तो आप प्रूफ लिख के देखो। प्रूफ कैसे लिखोगे, आपको आता नहीं होगा, तो उसके लिए आप बुक का सहारा ले सकते हो। कोई भी जो बुक, आसान सा बुक है ना, प्रसन्ना साहू वाली है या अभी की, कोई भी गुप्ता कपूर है, सीखने की कोशिश नहीं तो मेरे से डिस्कस करो, डाउट क्लास में डिस्कस करो कि प्रूफ का आइडिया क्या है। मैं आपको बता सकता हूँ, कुछ प्रूफ आसान होगा, कुछ डिफिकल्ट होगा, है ना, क्योंकि प्रूफ कई बार बहुत लेंदी होता है, बिकॉज जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्रूफ किया ना, क्योंकि प्रूफ इज नॉट इजी टास्क, कि कोई जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने देता उनको एक एक थ्योरम प्रूफ करने में 1 1 साल लग जाते हैं, जो पहली बार जिसने प्रूफ किया होगा, क्योंकि उसको सारे रास्ते पहले एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, फिर सही रास्ता मिलता है। हमें तो क्या प्रूफ अवेलेबल, हम देख लेंगे, समझ जाएंगे, बट यू कैन ट्राई टू लर्न अगर चाहो तो। अदरवाइज एंट्रेंस में चूंकि प्रूफ लिखना नहीं होता है, तो मैं ज़्यादा प्रूफ पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए कोर्स फिर लंबा चला जाएगा, है ना। सो क्योंकि आपने जो 3 साल बीएससी जो बच्चा स्टार्ट्स कर रहा है, तो 3 साल है कोर्स, हमें 3 4 महीने में पढ़ाने हैं, तो हम प्रूफ करेंगे तो टाइम खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमें मेनली रिजल्ट ओरिएंटेड हम देख रहे हैं, इसको हम क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज़ करेंगे, तो आपको ये समझना। बट प्रूफ भी लिख सकते हैं, बुक में प्रूफ अवेलेबल है, तो आप, है ना, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन से प्रूफ हो जाता है, या ज्वाइंट पीडीएफ से हो जाता है, कई सारे तरीके हैं। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा काई स्क्वायर 1। ठीक है, तो नॉर्मल से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो स्टैंडर्ड नॉर्मल में, स्टैंडर्ड नॉर्मल से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो काई स्क्वायर में। अब काई स्क्वायर का सम काई स्क्वायर होता है, तो अगर मान लो x1 x2 xn होता है ना, तो उससे हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सब आगे डिटेल में और डिस्कस करेंगे हम लोग। बाकी और अगर आगे डिस्कस करूं, सो क्या थ्योरम रह गया, सो मोर और लेस यही थ्योरम्स हैं।
मेमोरियस प्रॉपर्टी लिखाई दिया था कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इन कॉन्टिन्यूअस फॉलो मेमोरियस प्रॉपर्टी एंड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज Memoryless property in discrete. So there is single distribution geometric in discrete which satisfy Memoryless property, and there is a single distribution exponential in continuous which satisfy Memoryless property. ठीक है. ठीक है. तो मैं देख लेता हूँ कुछ थ्योरम छूटा तो नहीं. जनरली गामा फंक्शन तो बता दिया था, है ना. तो यहाँ पे बाकी वो -2 है ना, ये एक थ्योरम है जो काफ़ी यूज़ होता है. तो अगर मान लो ऐसा है, लेट x इज यूनिफॉर्म 0 1, ठीक है. देन अच्छा एक चीज़ यहाँ से देखो, अगर आप नोटिस करो एक चीज़. सो हमने यहाँ ये लिखा है कि यही गामा एक्सपोनेंशियल बनाता है और यही गामा काई स्क्वायर बनाता है. तो मुझे बताओ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लैम्बडा एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन जिसके लिए दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो जाए. मतलब अभी तक हमने ये कहा ना कि जो गामा n/2 1/2 वो काई स्क्वायर एन हो जाता है. और मैं अगर पूछूं काई स्क्वायर एन एक्सपोनेंशियल कब बन जाएगा, ऐसा एन की क्या वैल्यू लेंगे कि वो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा. यहाँ पे आंसर है, यहाँ देख सकते हो आप, सर 2। है ना. तो जस्ट इक्वेट कर दो, इसको इसके इक्वल रख दो और इसको इक्वल रख दो, तो क्या होगा. मैं कह रहा हूँ इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल कब हो जाएंगे, तो जब पैरामीटर्स इक्वल हो जाएंगे. यहाँ से हमने दोनों गामा ही तो है. एक्सपोनेंशियल अल्फा इज ऑल्सो गामा 1 लैम्डा, काई स्क्वायर एन इज ऑल्सो गामा n/2 1/2. अब मैं बोल रहा हूँ कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ सेम कब हो जाएगा, किस कंडीशन में. तो आप इन दोनों को इक्वल कर दो, तो है ना, उसी पे ये थ्योरम है एक्चुअली. मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ से. चलो इसको लिखने से पहले देखो. होता क्या है, हमने ये कहा कि हमारा थ्योरम था कि गामा n/2 1/2 इज काई स्क्वायर एन एंड गामा 1 लैम्बडा इज एक्सपोनेंशियल लैम्बडा. ये दोनों हैं. अब मैं अगर इन दोनों को इक्वेट करना चाहूँ तो होगा क्या, n/2 को इक्वल रख देते हैं 1 के और 1/2 को लैम्बडा के. तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ से n की वैल्यू आ गई 1 एंड लैम्बडा की वैल्यू आ गई 1/2, 2 सॉरी 2. तो इससे ये प्रूव हो रहा है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो काई स्क्वायर 2 है दिस विल बी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ एक्सपोनेंशियल 1/2. और दोनों का पीडीएफ क्या आएगा, अगर आप दोनों का पीडीएफ लिखोगे आप, है ना, ये पीडीएफ बन के आएगा 1/2. मतलब इसका पीडीएफ क्या होगा, ये जो है, एक मिनट. हेलो. हाँ सरिकुल.
ओके जी, बताओ कोई पीडीएफ क्या होगा इसका, इसका पीडीएफ क्या लिखेंगे? मैं बोलना चाह रहा हूँ इस केस में व्हाट इज पीडीएफ ऑफ काई स्क्वायर 2 एंड व्हाट इज पीडीएफ ऑफ एक्सपोनेंशियल 1/2। तो एक काम करो, यहाँ पे n को 1/2 रखो तुम, एक तो यहाँ 1/2 रखोगे 1/2 e की पावर माइनस x/2, और यहाँ n की जगह 2 रख के देखो क्या बनता है, क्या सेम आएगा कि नहीं आएगा, क्वेश्चन समझ आ रहा है? यू रिप्लेस लैम्डा इज इक्वल टू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 e की पावर माइनस x/2, एंड हेयर यू पुट n इज इक्वल टू 2, एंड चेक करो दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे, चेक करके बताओ हाँ या नाम है। n को 2 रखो और बताओ ये दोनों सेम होंगे, मैं यही पूछना चाहता हूँ दोनों का पीडीएफ सेम कब हो जाएगा, दोनों कब इक्वल हो जाएंगे? इससे सेम आ रहा ठीक है ना? सो यहाँ से कई बार ना एग्जाम मान लो तुम्हारा आंसर ये आएगा और ऑप्शन में ये लिखा होगा, मान लो तुमने ट्रांसफॉर्मेशन किया और आंसर आ गया एक्सपोनेंशियल 1/2, वो कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, ऑप्शन होगा काई स्क्वायर 2, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए एक्सपोनेंशियल 1/2 का पीडीएफ वही आता है जो काई स्क्वायर 2 होता है। और जब दो डिफरेंट रैंडम वेरिएबल का सेम पीडीएफ है तो उसी को हम आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं, इक्वल नहीं बोलते, इक्वल रैंडम वेरिएबल अलग चीज़ है ना, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 e की पावर माइनस x/2 x मोर देन 0। तो यही थ्योरम है कि अगर x, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन में ये एज अ क्वेश्चन किया था, अभी मैं एज अ थ्योरम लिख रहा हूँ, तुम्हें याद आएगा। सो x इज यूनिफॉर्म 0 1, सो -2 log x जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है काई स्क्वायर 2, और तुम्हें पता है काई स्क्वायर 2 इज एक्सपोनेंशियल 1/2। तो ये लेकिन हालांकि स्पेशल केस है ना, बाकी बस ये कोइंसिडेंट है, दिस इज द ओनली कोइंसिडेंस वेयर काई स्क्वायर एंड एक्सपोनेंशियल हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी नहीं होगा। इसका जनरलाइज भी है ऑल्सो, अगर मैं इन जनरल लिखूं इसी में तो पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट मैं लिखना चाह रहा हूं इसमें कि माइनस लैम्बडा लॉग एक्स इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा। सो नाउ दिस विल नॉट बी, है ना, एक्सपोनेंशियल काई स्क्वायर इन जनरल, सो ये होगा एक्सपोनेंशियल 1/λ। ठीक है, तो अगेन लैम्बडा 2 होगा तो कोइंसिडेंस है, अदरवाइज ये काई स्क्वायर नहीं बनेगा। सो एक्सपोनेंशियल काई स्क्वायर एक ही केस में बनेगा जब लैम्बडा आपका 1/2 है। ठीक है, सो इन जनरल माइनस लैम्बडा लॉग एक्स, है ना, सो दिस इज फॉर ऑल लैम्बडा मोर देन 0। तो ये सिंपली प्रूव भी किया जा सकता है ट्रांसफॉर्मेशन वाले तरीके से, कि उसको y मान लेंगे तो पीडीएफ ऑफ y बराबर पीडीएफ ऑफ x इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई का मॉड, जो फॉर्मूला था जैकोबियन फॉर्मूला वन वेरिएबल का, तो उससे आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब जिसपे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, आप देखोगे अभी क्वेश्चन देखोगे तो डायरेक्टली ये सब 4 ऑप्शन दिया होगा कि क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो बस याद है, ठीक है, नहीं तो प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। ओके, तो और देखता हूँ कुछ जो थ्योरम्स रह गए होंगे तो। अच्छा, x प्लस वाई एंड x अपॉन वाई इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट, तो जो गामा लिख रहा था मैं 5 पॉइंट लिखे थे ना, तो इसमें छठा भी ट्रू है। छठा ये है कि ये कहता है 6 वाला पार्ट कि ये x1 प्लस x2 एंड x1 अपॉन x2 ये भी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल होगा, दे आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये सब ऑप्शंस में आएगा। अभी क्वेश्चंस आप देखना, पीवाईक्यू सॉल्व करो, है ना, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, पीवाईक्यू नॉन पीवाईक्यू जैसे भी कर सकते हो, तो उन सब में ये एज ऑप्शंस होगा, तो आपको उस तरह सॉल्व करने होंगे। और ये सब थ्योरम्स हैं तो इसके प्रूफ्स होंगे। चलिए, तो बाकी ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स भी एक कॉन्सेप्ट होता है, तो ऑर्डर स्टैट्स भी मैंने पढ़ाया नहीं अभी, लेकिन अब ब्रीफली बता सकता हूँ कि इसमें क्या होता है। अभी हम लोग डिटेल में नहीं देखेंगे, बट ब्रीफली डिटेल में आगे मैं डिस्कस करूँगा। तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अगर मैं जस्ट इंट्रोड्यूस करना चाहूँ तो होता क्या है कि लेट x1, x2, x3 एंड xn आर n IID रैंडम वेरिएबल्स, दे आर IID रैंडम वेरिएबल, डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ये भी सैम्पलिंग में आएगा ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो ये रैंडम वेरिएबल्स है, तो होता क्या है, एक नया हम लोग डिफाइन करते हैं x1, या इसको आप y1 भी बोल सकते हो,
मर्जी है ना, इफ़ यू वांट यू कैन डिफाइन इट y1, या इसको x ब्रैकेट में 1 लिख रहे हैं, इसका मतलब समझना आपको, नोटेशन अलग है। तो इसका मतलब होता है कि इन सब का जो मिनिमम होगा, अब चूंकि ये रैंडम वेरिएबल है ना, इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आउटकम्स। सो ये मिनिमम है, और तो ये भी एक रैंडम वेरिएबल होगा, जो x1 या y1 लिख रहा हूँ ये भी एक रैंडम वेरिएबल है। तो मतलब स्मॉलेस्ट कहने का मतलब स्मॉलेस्ट या मिनिमम अमोंग दिस, मिनिमम अमोंग x1 टू xn, ठीक है। y2 जो होगा, तो y2 इज x2, x2 इज मिनिमम सेकेंड मिनिमम, ठीक है ना। तो x2 मतलब सेकेंड मिनिमम, तो सबसे छोटा वाला छोड़ के उसके बड़ा जो होगा सेकेंड मिनिमम, सेकेंड स्मॉलेस्ट। तो सेकेंड मिनिमम ऑफ xn, ठीक है। ऐसे ही जो y3 y4 चलता रहेगा, लास्ट में आएगा yn, या इसको x के टर्म में लिखूं तो xn, ब्रैकेट में n है, तो ये इसका मतलब हो गया कि nth मिनिमम, तो लास्ट मिनिमम तो मतलब क्या मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये लास्ट मिनिमम जो होगा मतलब मैक्सिमम, सो मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn, ठीक है। तो ये मैक्सिमम ऑफ ऑल हो गया। अमोंग x1 टू xn, ठीक है। तो ये बेसिक अभी बहुत अलग है, डिटेल में है, सबका पीडीएफ होता है, सीडीएफ होता है, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बस बता दिया मीनिंग क्या है। तो इसके लिए होता क्या, जैसे कुछ थ्योरम्स हैं, जैसे ये कहता है कि मान लो x1 x2 अप टू xn दे आर IID एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, यहाँ लैम्बडा रेट है, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल लैम्बडा जहाँ पे है ना, लैम्बडा रेट है, तो लैम्बडा e की पावर माइनस लैम्बडा x, ठीक है। तो इस तरह से होगा। देन जो थ्योरम आता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मतलब मिनिमम ऑफ x1 x2 xn, और ये सब का प्रूफ है, ये सब जॉइंट में हम प्रूफ करेंगे, अभी लिख लो ये दोबारा, ये सब थ्योरम्स मैं रिपीट करना चाहूँगा आगे। तो मिनिमम, तो कह रहा है ये जो रैंडम वेरिएबल है सबका मिनिमम लिया, इस रैंडम वेरिएबल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आता है, क्या आता है जी, ये आता है एक्सपोनेंशियल रेट ऐड हो जाएगा, तो लैम्बडा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा n लैम्बडा। अच्छा इसको जनरलाइज भी कर सकते थे, बेटर है मुझे ऐसा लिखता मैं इसी को कि कि मान लो एक्स आई इज एक्सपोनेंशियल लैम्बडा आई, ठीक है। सो एक्स आई जो है एक्सपोनेंशियल लैम्बडा आई आर इंडिपेंडेंट फॉर ऑल आई फ्रॉम 1 to n, ठीक। तो n रैंडम वेरिएबल है और ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सो ये सब इंडिपेंडेंट है। अब यहां से क्या आएगा, सो दे आर इंडिपेंडेंट। देन जो मिनिमम होगा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका मतलब है मिनिमम ऑफ ऑल, सो मिनिमम ऑफ x1 x2 xn, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक्सपोनेंशियल, और जो लैम्बडा रेट पैरामीटर है वो ऐड हो जाएगा। सो मतलब लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 अप टू लैम्बडा n। सो ये इसका, तो उसी का ना स्पेशल, वहाँ सारे लैम्बडा इक्वल हो गए, जो पहले वाले थ्योरम में ऑल लैम्बडा आर सेम, तो लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा n लैम्बडा हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से है। आगे ये इसी को मैं अगर उसके लिए डिस्कस करूं कि लेट, सर पीले वाला स्लाइड थोड़ा सा दिखाइए। जी जी जी, सर इसमें थ्योरम 1 और थ्योरम 2 में सर डिफरेंस क्या है सर? ध्यान से देखो भाई, बाकी लोग बताओ क्या डिफरेंस है, बताओ। ध्यान से पढ़ो थ्योरम, समझ आएगा डिफरेंस क्या है।
मतलब थ्योरम 1 स्पेशल केस है थ्योरम 2 का ना, थ्योरम 2 जनरलाइज्ड केस है। यहाँ पे लैम्डा 1 अलग है, लैम्डा 2 अलग है, लैम्डा 3 अलग है, लैम्डा 4 अलग है, लैम्डा n अलग है, ठीक है ना। ऊपर वाले थ्योरम में सारे लैम्डा इक्वल है, यही है ना। तो अगर मैं ये लिख देता तो वो डायरेक्टली आ जाता, ठीक है ना। डिफरेंस क्या है यहाँ पे लैम्डा लैम्डा 1 लैम्डा n है, यहाँ पे क्या है n लैम्डा है। तो ये जनरलाइज्ड केस है, ये इसका स्पेशल केस है। थ्योरम एक ही चीज बता रहा है, बस ये जनरल है ना कि तुम डिफरेंट लैम्डा लोगे। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल आईआईडी नहीं है। आईआईडी का मतलब होता है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x1 का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल लैम्डा 1 है, x2 का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल लैम्डा 2 है। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिफरेंट भी हो सकता है। तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है सेम डिस्ट्रीब्यूशन और सेम पैरामीटर हो। तो यहाँ पैरामीटर इक्वल थोड़ी है। समझ आया कि नहीं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। थ्योरम है एक ही चीज बता रहा है, लेकिन दिस जनरलाइज के दे आर डिफरेंट लैम्डा यहाँ पे है, वहाँ सारे लैम्डा इक्वल है। x1 x2 x3 x4 xn सबका सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे सबके डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हैं। एक्सपोनेंशियल ही है, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं एक्चुअली। तो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पे होगा x1 x2 x3 डॉट 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 xn दे आर IID यूनिफॉर्म 01, ठीक। तो x1 x2 x3 सबका डिस्ट्रीब्यूशन है IID इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये सब यूनिफॉर्म 01 है। तो आपसे अब क्या पूछता है देन, इसमें जो थ्योरम होता है, तो पहला ये है कि जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, इनफैक्ट डायरेक्टली लिखता हूँ, जो आरथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा बीटा फर्स्ट काइंड विथ पैरामीटर r कॉमा n माइनस r प्लस 1, यही होगा r कॉमा n माइनस r प्लस 1। ठीक है ना। यहीं से अगर तुम्हें स्पेशल केस देखो, फॉर ऑल आर फ्रॉम 1 2 3 अप टू n, है ना, समझ आ रहा है। मतलब इसी का मैं पर्टिकुलर केस अगर लिखूँ जनरलाइज है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगा बीटा फर्स्ट काइंड 1 कॉमा n, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंड काइंड 2 कॉमा n एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। मान लो अभी के लिए मैं ये पॉइंट लिख दूं कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या हो जाएगा, बीटा n कॉमा 1। इन जनरल आगे भी है इसका, जैसे मैं है ना बाकी पॉइंट लिखना क्या है जैसे वो इस तरह लिख रहा हूँ। सो सेकंड पॉइंट होगा। हाँ एक एक ऑर्डर 2 के लिए सेकंड पॉइंट होगा। नहीं नहीं, एक मिनट 2n नहीं होगा, क्या होगा, सम वो होना चाहिए ना। पुट करो क्या आएगा, 2 कॉमा n माइनस 1। हाँ ठीक है ना। थर्ड के लिए क्या होगा, एक वहाँ पुट करो एक बार, वो लिखने में मिस्टेक हो जाता है ना। जैसे थर्ड अगर लिखते तो हम क्या होता, थर्ड ऑर्डर, ये लेवलिंग हटा दो अभी। तो थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का होता, एक तो यहाँ भी गलती लिख दिया मैंने, ये है फर्स्ट काइंड ही लिखने में ना, उसमें पुट करो फर्स्ट काइंड ही है सब, बीटा फर्स्ट काइंड, आर को हम 2 रख रहे हैं, तो आर को 2 रखोगे क्या होगा n माइनस 1, सही है। अब अगर चेक कर लो बीटा फर्स्ट काइंड ना, इसलिए लिखने में गलती हो जाती है यहाँ से, तो n माइनस 2 ऐसा होगा, ठीक है जी। जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है बीटा फर्स्ट काइंड, सब फर्स्ट काइंड ही होगा, n तो r की जगह n रखो 1, ओके। अब देखो सो तो इसी को और अगर आगे लिखे तो डिफरेंस जो होता है, मान लो rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस sth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन बीटा फर्स्ट काइंड r माइनस s, जहाँ r को मैं ग्रेटर मानूंगा s से, और n माइनस r माइनस s क्या था, प्लस 1 प्लस 1, सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये कब होगा, हम मान रहे हैं फॉर आर ग्रेटर देन एस। हाँ r को s से हम ज़्यादा कंसिडर करेंगे, दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, r एंड s आर नेचुरल नंबर्स। सो ठीक है, तो इसी में जैसे कई बार जरूरत पड़ जाती है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की, सो ये आ जाएगा आपका बीटा फर्स्ट काइंड n माइनस 1 कॉमा 1, ऐसा आ जाएगा, चेक करो।
1 या 2? तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो यार, चेक करके बताओ, पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा या 2 होगा? हाँ, बस ऐसे ही आँख देखते रहो तुम, जो कैलकुलेशन में लिख रहा हूँ उसको है ना, कैलकुलेशन करो। कई बार मिस्टेक गलती से लिख देता हूँ, फिर गलती रह जाता है, फिर बाद में बच्चा पूछ रहा होता है गलती, है ना। तो यहीं पे ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा, है ना। तो ठीक है सर जी। अगर x1 बीटा फॉलो करता है, x2 बीटा फॉलो करता है, तो x1 माइनस x2 क्या फॉलो करेगा? x1 बीटा। माइनस x2 नहीं, उसके देखना पड़ेगा, मे बी कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, मतलब कुछ ना कुछ पीडीएफ आएगा, आई डोंट थिंक कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, है ना। एडिशन के लिए। एडिशन में भी कोई डायरेक्ट अभी थ्योरम नहीं है ना, वरना जो था उसका लिखाया हमने। सो इसमें ओके। सो बाकी देखो, अभी हमने कल बता रहा था मैं थ्योरम बीटा फर्स्ट काइंड 1,1 किसके इक्वल आया था? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट काइंड है, दोनों पैरामीटर की वैल्यू 1 रख दो, तो किसके इक्वल आया था ये? यूनिफॉर्म 0 1 के। यूनिफॉर्म 0,1, है ना। तो ये था यूनिफॉर्म 0,1। तो होता क्या है कि जैसे एक थ्योरम, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मान लो ऐसा है कि लेट x1 एंड x2, यहाँ बात करूं x एंड y आर IID एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, देन बताओ x अपॉन x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? तो आपको पता है ना एक्सपोनेंशियल क्या था, गामा, गामा में क्या है ये 1 कॉमा लैम्बडा, सो गामा 1 कॉमा लैम्बडा है ये। सो बताओ, अभी कुछ देर पहले लिखा था मैंने, तो उस गामा वाला थ्योरम जिनको याद है अभी लिखा था ना, एक्स में कितना बन रहा था? हाँ, ये था बीटा फर्स्ट काइंड अल्फा 1 अल्फा 2, है ना। तो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, गामा 1 कॉमा लैम्बडा, वाई का डिस्ट्रीब्यूशन भी गामा 1 कॉमा लैम्बडा है, तो अल्फा 1 दोनों में 1 है और लैम्बडा है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो बीटा आ जाएगा कितना, ये 1 1, और बीटा 1 1 किसके आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्म 0 1 के, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगा। वैसे ही जैसे ये तो ये हो गया, सेकंड में अगर पूछता है कि x अपॉन वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा यहाँ पे, बीटा 1 1 ही होएगा। बीटा कौन सेकंड काइंड हो जाता है ये 1 कॉमा 1, और बीटा सेकंड काइंड में 1 1 पुट करो, कोई स्टैंडर्ड नहीं बनेगा आई थिंक, है ना। 1 अपॉन x प्लस 1 की पावर 2 हो जाएगी, तो ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन है? ठीक है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, ठीक है। सो और जैसे लिखेंगे तो तो कल लिखाया ही था हमने कि अभी ये थ्योरम ना कल लिखाया था मैंने आपको कि x अगर बीटा फर्स्ट काइंड है अल्फा कॉमा बीटा
तो 1 माइनस एक्स क्या हो जाता है? ये भी होगा बीटा फर्स्ट काइंड बीटा कॉमा अल्फा, और एक्स इज बीटा सेकेंड काइंड अल्फा कॉमा बीटा, सो 1/x लिखा था हमने। पैरामीटर इंटरचेंज हो गया है ना, जस्ट पैरामीटर इंटरचेंज हो गया, देखिए। ठीक है ना। अब इसी में आप अगर एक चीज़ और देख सकते हो कि इसी में मैं ऐसा लिखूं कि x इज बीटा अल्फा कॉमा अल्फा, सो क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ 1 माइनस एक्स इज बीटा अल्फा अल्फा, क्योंकि इंटरचेंज करोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। सिमिलरली इसमें भी यही है कि बीटा फर्स्ट काइंड की बात कर रहे हैं ना, सिमिलरली बीटा सेकेंड काइंड में यही है, तो मतलब दोनों का आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये समझ लो है ना। सो बीटा अगर ये है तो एक्स एंड 1/x आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे यहाँ लिखूँ मैं अगर बीटा सेकेंड काइंड अल्फा कॉमा अल्फा, तो इफ एंड ओनली इफ होगा कि 1 माइनस एक्स इज ऑल्सो नॉट ऑन एस एक्स 1/x, दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन बीटा सेकेंड काइंड अल्फा अल्फा। और एक और कल हमने लिखा था स्टैंडर्ड कॉची वाले केस में कि x इज स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन कितना 0 1, सो इफ एंड ओनली इफ 1/x जो होगा ये भी स्टैंडर्ड कॉची होगा 0 1, तो x और 1/x का सेम ही डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो आप ऐसा है कि x अगर नॉर्मल 0 1 है, सो ये इफ एंड ओनली इफ माइनस एक्स जो होगा ये भी नॉर्मल 0 1 ही आएगा, तो एक्स एंड माइनस एक्स का सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये सब ट्रांसफॉर्मेशन से प्रूव किया जा सकता है, वाई आप मान लो इन सबको, और वाई का पीडीएफ ट्रांसफॉर्मेशन से आप निकाल पाओगे, ठीक है। अच्छा, बीटा में एक और ये है जैसे कि मान लो x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn आर IID बीटा फर्स्ट काइंड, है ना, ठीक है ना, IID बीटा फर्स्ट काइंड अल्फा कॉमा 1 है, तो अल्फा कॉमा 1 है ना, तो बीटा 1 कर दिया तो x की पावर इसका आ जाएगा अल्फा माइनस 1 PDF x0 to 1। तो ये कहता है इफ एंड ओनली इफ कि जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है वो क्या होगा, सो जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है वो हो जाएगा बीटा फर्स्ट काइंड n अल्फा कॉमा 1। अगर ये देखोगे तो ये हो जाएगा n अल्फा कॉमा 1। ठीक है ना। बाकी हमने ये आपको बताया था कि कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में EX एग्जिस्ट नहीं करता है, वेरिएंस भी एग्जिस्ट नहीं करता है, MGF भी एग्जिस्ट नहीं करता कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में। बट जैसे हमने ये लिखा था कि इफ x इज कॉची 0 1 देन ये जो है पहला, तो यहाँ जो ये लोग लिखते हैं
सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर अल्फा जो है एग्जिस्ट फॉर ऑल अल्फा लेस देन 1, तो पॉजिटिव अल्फा के लिए बात कर रहे हैं। एंड दूसरा ये है एंड ई ऑफ एक्स की पावर अल्फा डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ऑल अल्फा मोर देन इक्वल टू 1। तो अगर अल्फा की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा लोगे तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। ठीक है, पॉजिटिव मोमेंट की बात कर रहे हैं। सो ये एग्जिस्ट करेगी तो ई एक्स क्या होता है, अल्फा को 1 रखोगे ई एक्स आ जाता है। वेरिएंस में ई एक्स स्क्वायर चाहिए तो ई एक्स भी एग्जिस्ट नहीं करती है, ई एक्स स्क्वायर भी एग्जिस्ट नहीं करती, तो वेरिएंस भी एग्जिस्ट नहीं करती है। ये चीज़ है। इनफैक्ट इन जनरल किसी भी रैंडम वेरिएबल में ये थ्योरम है कि इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर n एग्जिस्ट, है ना, एग्जिस्ट एंड m कोई नंबर है, m इज मोर देन 0 लेस देन n, ठीक है, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर m ऑल्सो एग्जिस्ट। तो अगर ई एक्स स्क्वायर अगर एग्जिस्ट करता है तो गारंटी है कि ई एक्स एग्जिस्ट करेगी। बट इफ ई एक्स एग्जिस्ट देन इट डज नॉट गारंटी दैट ई एक्स स्क्वायर विल एग्जिस्ट। हायर मोमेंट एग्जिस्ट करता है तो लोअर मोमेंट की गारंटी देगा कि वो एग्जिस्ट करेगी, बट लोअर मोमेंट एग्जिस्ट करना है, हायर की कुछ भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, एक बार लास्ट वाला साइड दिखा दो। क्या क्या लास्ट वाला, हाँ तो हाँ। ओके, तो नेक्स्ट कॉची का जो सम होता है ये किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए है। सम ऑफ टू कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मान लो ऐसा है, लेट x1 इज कॉची थीटा 1 कॉमा लैम्डा 1, या कल b लिखा था मैंने शायद ना, b1 थीटा लैम्डा लिखा था, ठीक है, थीटा लैम्डा 1 एंड जो x2 है दिस इज कॉची theta 2 lambda 2 and they are independent, ठीक है। then क्या होगा, x1 plus x2 will have a distribution Cauchy theta 1 plus theta 2 comma lambda 1 plus lambda 2, ठीक है। तो ये सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट कॉची डिस्ट्रीब्यूशन का रिजल्ट है। बाकी जनरलाइज भी कर सकते हैं इसको 3 4 5 6 के लिए, ठीक है। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था, ये कॉची वाला था ना कि x इज कॉची 0 1 1 बाई एक्स। इनडायरेक्टली अगर 0 कॉमा लैम्डा लिख दूं तब भी ये रिजल्ट होगा ठीक है। आगे मैं लिखता हूँ। सो अभी बाकी लास्ट क्लास में ये मैं लिख चुका हूँ थ्योरम। सो ये था ना कि x अगर यूनिफॉर्म -π/2 है देन जो रैंडम वेरिएबल मान लो y1 है जिसको हम बोल रहे हैं tan x। सो tan x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, चलो y1 ले लो। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताया था कल हमने, एंड y2 है जो कि है cot x। बताओ इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या निकल के आएगा,
मैंने प्रूव भी किया ट्रांसफॉर्मेशन से कल। Cauchy 0 1. तो दिस विल बी स्टैंडर्ड कॉची, है ना, 0 1, जैसे नॉर्मल 0 1 उस तरह से। सो कॉसी 0 1, ठीक है, तो इस तरह से है। बाकी नॉर्मल का सम भी नॉर्मल, जैसे यहाँ पे कॉची का सम लिखा, वैसे ही अगर हम नॉर्मल का सम लिखते तो यहाँ से अगर मैं ये लिखता कि लेट x1 इज नॉर्मल μ1 कॉमा सिग्मा 1 स्क्वायर एंड x2 इज नॉर्मल μ2 कॉमा सिग्मा 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं ये सब, तो आप बार बार रिवाइज करोगे समझ, कई लोग लग रहा होगा क्या क्या लिख रहा हूँ, है ना। तो इसको आप प्रूफ देखोगे तो आपको शायद बेटर समझ आए, या बार बार रिवाइज करोगे तो एडजस्ट होगा, या जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इन थ्योरम्स पे बेस्ड तो आपको समझ आए कैसे इसको यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो जनरली क्वेश्चन सॉल्व करूँगा मैं, इसको यूज़ करूँगा अभी। तो x1 है नॉर्मल μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर, x2 है नॉर्मल μ2 सिग्मा 2 स्क्वायर। सो क्या होगा आगे देन, सो यहाँ से एंड दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। देन x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बताइए आप लोग, क्या बनेगा। तो ये होगा नॉर्मल, सिंपली ऐड करेंगे तो मीन μ1 प्लस μ2 एंड जो वेरिएंस होगा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। तो डायरेक्टली पैरामीटर्स दोनों ऐड हो रहे हैं, जैसे गामा में सिर्फ फर्स्ट पैरामीटर ऐड हुआ था, है ना, लेकिन यहाँ पे दोनों पैरामीटर ऐड हो रहे हैं। अभी कॉची में भी दोनों पैरामीटर ऐड हुआ था और नॉर्मल में भी दोनों पैरामीटर ऐड हुआ है, ठीक है। बाकी जैसे मैं कल बताया था, कोई क्वेश्चन नॉर्मल का जब होता है सॉल्व करना होता है, जैसे इस तरह के क्वेश्चन मान लो पूछ लेता है, मैं फिर से लिखता हूँ इसमें, है ना, कि x इज नॉर्मल, कल भी मैंने सॉल्व किया था इस तरह क्वेश्चन 3,4, और आपसे जैसे यहाँ पूछ रहा है कि x इज मोर देन 2 लेस देन इक्वल टू 5, तो सिंपली आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो होना तो ये चाहिए जैसे हम लोग जानते हैं 2 से 5 PDF ऑफ x dx, और इसका अगर आप ऐसे PDF लिखोगे सो ये बनेगा 1/√2 इंटू 2e⁻½ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, x इज रियल नंबर। तो आप प्रॉब्लम ये है कि 2 से 5 में आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे इसको, है ना, दिस इज नॉट इजी टू इंटीग्रेट इवन। तो ये मतलब एनालिटिकली सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो आपको मतलब बाई हैंड यू कैन नॉट कैलकुलेट दिस, सो यू हैव टू गो थ्रू कंप्यूटेशन, मतलब कोडिंग यूज़ करके या कंप्यूटर से, उससे हम लोग कर सकते हैं, न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि ऐसा है, तो आपको बताया था हमने, तो इसीलिए स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल आता है। तो पहले आप नॉर्मल से स्टैंडर्ड नॉर्मल बना लो, स्टैंडर्ड नॉर्मल से फाई के टर्म में ले आओ, फाई CDF है स्टैंडर्ड नॉर्मल का, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल आप यूज़ करते होंगे BSc में, और जैम एग्जाम में टेबल नहीं देगा ना, आपको लेके जाना है, वो जो वैल्यू ज़रूरत होगी वो क्वेश्चन में ही लिखा होगा या फर्स्ट पेज पे लिखा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन नॉट सॉल्व, सो आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, आप चेक करके देखो। सो इसका वे क्या है, सो इस तरह क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व एक्चुअली x माइनस म्यू अपॉन दिस, वो थ्योरम यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना, कि x अगर नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है तो x माइनस म्यू बाई सिग्मा नॉर्मल 0 1 होगा, तो उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से 2 - 3 -1/2 आ जाएगा, 5 - 3 2/2 आ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z लेस देन 1 मोर देन -1/2, तो यहाँ से आ जाएगा 5 1 माइनस 5 ऑफ -1/2, यही आ जाएगा। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी ये है कि जो 5 मैं कल लिख रहा था ना, सो यहाँ पे क्या हो गया, ये नेगेटिव आ गई, तो 5 की जो प्रॉपर्टी होती है, अब ये 5 1 आपको गिवन होगा, ठीक है, और इस 5 इसको लिख सकते हैं 1 - 5 ऑफ 1/2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 5 1 प्लस 5 1/2 माइनस 1, यही आ जाएगा। अब ये वैल्यू आपको गिवन होगी, जैसे यहाँ पे लिखूंगा, मुझे दिया हुआ है
कि 5 1 है 0.841 है ना। सो देखिए, सो इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 0.841 और इस पूरे की जो वैल्यू आएगी तो इसकी जो वैल्यू है इसको 1 माइनस 0.309 करना पड़ेगा, तो 691 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दे रखा है, आप यूज़ कर सकते हो, तो ये आपको गिवन होगा, पुट करके वैल्यू निकल आएगी। सो होता क्या है, जब हमने कहा कि x है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, तो x माइनस म्यू बाई सिग्मा, इसका नाम है z, जिसका नाम है नॉर्मल 0 1। तो हम लोग नोटेशन यूज़ करते हैं। तो ये जो पीडीएफ है, इसका अगर आप पीडीएफ का ग्राफ बनाओगे, सो द पीडीएफ विल लुक लाइक दिस, बेल शेप्ड कर्व, जो आप जानते हो। सो यहाँ 0 है, तो ये पीडीएफ है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ है x वर्सेस या z वर्सेस, ये z की बात कर रहा हूँ, z वर्सेस एफ जेड ऑफ z। तो ये पीडीएफ का ग्राफ है। तो होता क्या है, ये जो फाई हम लिखेंगे, फाई ऑफ स्मॉल z, तो प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z लेस देन इक्वल टू स्मॉल z, और यहाँ से आ जाएगा तो प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z लेस देन इक्वल टू स्मॉल z हो गया, और इसी को फाई z लिखा जाता है। तो यहाँ से ये इसका मीनिंग है। और फाई ऑफ, जैसे मान लो z यहाँ पे, लेट से z यहाँ पे एक नंबर है, तो फाई z का मतलब दिस प्रोबेबिलिटी, ये एरिया अंडर अ कर्व जो होता है ना पीडीएफ में, वो प्रोबेबिलिटी देता है। तो फाई z का एक्चुअल मतलब ये शेडेड रीजन है, ये जो शेडेड रीजन है, दिस इज द फाई z। ठीक है, उस तरह से फाई इन्फिनिटी लोगे 1 आ जाएगी, एरिया अंडर कर्व 1 आ जाएगी। तो जैसे कई बार फाइव माइनस जेड की जरूरत पड़ती है, अच्छा क्योंकि यहाँ नेगेटिव नंबर होगा तो इसको अभी माइनस जेड बोल दो। ठीक, ये है 5 माइनस जेड, इधर होगा पॉजिटिव नंबर, तो 0 से जितना पीछे जेड है उतना ही आगे, मतलब जितना पीछे माइनस जेड है उतना ही आगे प्लस जेड होगा, क्योंकि 0 के अबाउट सिमेट्रिक है ये। तो ये क्या हो गया 5 माइनस जेड, 5 माइनस जेड क्या होगा, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू माइनस जेड। 5z एक्चुअली ये 5 माइनस जेड था, नॉट 5z, क्योंकि z मैंने वहाँ लिया था, z नेगेटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव z ले रहा हूँ तो 5z ये पूरी प्रोबेबिलिटी होगी, ये पूरा, दिस इज द 5z। ठीक है, सो ये आ जाएगी 5z। अगर z पॉजिटिव है तो z पॉजिटिव है तो 0 के राइट में होगा, z नेगेटिव है तो 0 के लेफ्ट में होगा, स्मॉल z। ठीक है, सो इसकी वैल्यू क्या आएगी अब सोचो। तो इसके इधर की प्रोबेबिलिटी उतनी ही होगी जितना इसके आगे की प्रोबेबिलिटी होगी एक्चुअली, क्योंकि सिमेट्रिक है ना ये, तो इसीलिए। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ये एक्चुअली ये जो 5 माइनस जेड है, आप खुद इसको प्रूव करके देखो, तो आ जाएगा 1 माइनस 5z, ये आ जाएगा। तो 5 ऑफ माइनस जेड, नेगेटिव नंबर रखोगे तो 1 माइनस 5z आ जाएगा। सो मतलब इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी जो है इसके आगे की प्रोबेबिलिटी, और ये क्या किया 1 में से इसके पीछे वाले को माइनस कर दिया। तो आप वेरीफाई कर सकते हो इसको वहाँ से। ठीक है, देख लो। सो ये तो स्टैंड नॉर्मल के लिए है, बाकी बाकी ये कुछ थ्योरम्स ये है कि मान लो ऐसा है एक्स एन वाई आर आई आई डी नॉर्मल 0 1, देन जो पहला पॉइंट है वो ये है कि x अपॉन वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जी, x अपॉन मॉड वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, y अपॉन एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, और चौथा y अपॉन मॉड एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। और तो ऑल हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन, ये चारों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही आएगा, कॉची 0 1। ठीक है, और इनफैक्ट
मैं आगे अगर बात करूं, मान लो 5वां पॉइंट, x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जी यहाँ पे? सो नॉर्मल मीन लोगे 0 प्लस 0 0, वेरिएंस 1 प्लस 1 2। और अगर मैं x माइनस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन पूछूं तो यहाँ थोड़ा सा ना वेरिएंस का फॉर्मूला यूज होगा, तो मैं अभी के लिए बता देता हूँ। सो ये 0,2 ही होगा। और इनफैक्ट आगे ये भी है कि x प्लस वाई एंड x माइनस वाई आर इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट भी होगा। इन सब का प्रूफ कहीं ना कहीं ज्वाइंट यूज होगा प्रूफ करने में, जो आगे है ना पढ़ना है, लेकिन अभी मैं लिख दे रहा हूँ तो यूज कर सकते हो। थोड़े डिस्क्रीट की तरफ आते हैं, तो ये कॉन्टिन्यूस से रिलेटेड था, थोड़े डिस्क्रीट वाला डिस्ट्रीब्यूशन देख लो। सो एक तो ये थ्योरम है कि यहाँ पे कहता है, अच्छा अभी कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता ही नहीं है, तो मेनली दिक्कत यहाँ आएगी कि ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। जैसे यू आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ निकाला हुआ है, वैसे ही है। सो ये कंडीशनल थोड़ा आगे पढ़ना है, लेकिन अभी इसको ना जॉइंट पढ़ाने के बाद लिखाना पड़ेगा। तो एक्स इज, जैसे ये थ्योरम कहता है एक्स इज पॉइसन लैम्बडा एंड वाई गिवन एक्स, तो ये एक नया रैंडम वेरिएबल है वाई गिवन एक्स, इसको बोलते हैं कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या कंडीशनल, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन। सो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई गिवन एक्स, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जैसे है दे रखा कि ये होगा बाइनोमियल एक्स कॉमा पी, ठीक है। तो एक्स है पॉइसन लैम्बडा और वाई गिवन एक्स है बाइनोमियल एक्स कॉमा पी। देन आपसे पूछ रहा है कि y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो y का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से आता है पॉइसन लैम्बडा इंटू पी। तो अब ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैसे निकालते हैं पीएमएफ, ये सब आगे देखेंगे। अभी के लिए थ्योरम लिख लो, बाद में रिपीट करूंगा मैं, तो या पूछना जब होगा तो। सिमिलरली यहाँ पे थ्योरम ये है कि जैसे बोल रहा है कि मान लो x इज पॉइसन लैम्बडा 1 and y is Poisson lambda 2 and both are independent, ठीक है। सो ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। देन तो x इज पॉइसन लैम्बडा 1, y इज पॉइसन लैम्बडा 2। देन आपसे पूछ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन, देखो पहले मैं लिख रहा था x अपॉन x प्लस वाई, तो ये है रेशियो और ये है कंडीशनल, है ना। सो ध्यान रखना रैंडम वेरिएबल का ये डिवीजन था, जैसे सम ऑफ टू रैंडम वेरिएबल इज रैंडम वेरिएबल, डिफरेंस प्रोडक्ट कोसेंट रैंडम वेरिएबल होगा। तो पहले जो मैं कॉन्टिन्यूअस में लिख रहा था x अपॉन x प्लस वाई और रेशियो था, अभी कंडीशनल है ई गिवन एफ वाला। तो यहाँ पे है x गिवन, तो ये नोटेशन गिवन के लिए यूज होगा, अपॉन के लिए ऐसा यूज होगा। सो तो x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू टी, ये एक नया रैंडम वेरिएबल बनेगा, x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू टी, है ना। अब ये सब आगे मैं प्रूफ भी करके बता दूंगा, लेकिन अभी लिख लो जस्ट। जिन लोगों को थोड़ा बहुत पहले से आइडिया है तो उनको समझ भी आएगा, नए लोगों को थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़े दिन पेशेंस रखो। सो ये सब हम प्रूव करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस ज्वाइंट में। तो x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू टी, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा क्या आएगा जी। सो ये आता है बाइनोमियल t कॉमा लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2, ये है। अच्छा इसी को तुम वैसे भी कर सकते हो, ये पहला पार्ट जैसे है। दूसरा में ये है कि y गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाइनोमियल t कॉमा
लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, यही है, तो ऐसा आ जाएगा। ओके है। सम ऑफ टू पॉइसन क्या होगा, जैसे या इसी में लिखता मैं, आगे जो लिखा था पॉइजन था ना, तो इसी में अगर मैं कंटिन्यू करूं कि बताओ भाई तीसरा पार्ट x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। सो सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका आएगा पॉइसन ही आएगा। सो दिस इज पॉइसन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, ठीक है। सो दिस इज पॉइसन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। ये सम का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बाकी एक और थ्योरम है कि लेट x इज बाइनोमियल है आपके पास m कॉमा p एंड y इज बाइनोमियल n कॉमा p, ठीक है। तो x है बाइनोमियल m कॉमा p, y है बाइनोमियल n कॉमा p। ठीक है, तो आपसे पूछता है पहले तो ये बताओ कि x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, और दूसरा बताना है x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू टी का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तीसरा y गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू टी का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सब जस्ट थ्योरम है, तो बहुत लोग ऊपर जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, अभी बाद में दोबारा कंडीशनल कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन एक टॉपिक आएगा, उसमें ये सब आएगा, तो अभी के लिए देख लो ये सर थ्योरम्स। एक्स प्लस वाई तो बाइनोमियल m प्लस n कॉमा p। और ये क्या होगा, ये बाइनोमियल, अच्छा ये तो बाइनोमियल नहीं होगा, ये होगा हाइपर ज्योमेट्रिक। हाइपर Yes, sir. क्या आएगा पैरामीटर्स, M plus N T M. एक्स में m है ना, तो x में m है तो m आएगा, अभी x में मैंने m लिया हुआ है, और यहाँ से आएगा एम प्लस एन एम और टी आए। हाँ एम प्लस एन एम और टी। एक m प्लस n कॉमा टी कॉमा m, अच्छा वहाँ क्या पहले क्या लिखाए थे, एम प्लस एन कॉमा एम कॉमा टी। t बाद में लिखा है, तो इसको प्रूव करके देख सकते हैं, तो इसमें कई बार कंफ्यूजन रहता है, एक बार देख लो। तो m कॉमा टी, टी है x प्लस वाई इज इक्वल टू टी, ओके। तो मतलब है कि टोटल है ना, जैसे हमने ड्रॉ किया, तो इसको प्रूफ लिख सकते हैं एनीवे, क्योंकि ये लोग प्रूफ लिखा नहीं है और इसने पैरामीटर भी नहीं दिए हैं। सो ये आ जाएगा हाइपर ज्योमेट्रिक m प्लस n कॉमा n कॉमा टी, ठीक है, तो ये आ जाएगा। क्योंकि डिनोमिनेटर में चूज टी आएगा, ठीक है हाँ, m प्लस n चूज टी आएगा, वहाँ पे n फिर m, ओके। सो ठीक है ना, एक बार देख लो। और बाकी जैसे ज्योमेट्रिक में है, तो ज्योमेट्री का सम तो मैंने पहले लिखा दिया कि ज्योमेट्री का सम जो होता है नेगेटिव बाइनोमियल होगा। ज्योमेट्री के केस में एक फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का थ्योरम है कि इसमें ऐसा है कि x1 x2 xn आर IID ज्योमेट्रिक p, है ना, ज्योमेट्रिक डिस्टेंस p पैरामीटर। देन जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, ये तो पता ही आपको, मिनिमम
x1 x2 अप टू xn, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा मिनिमम ऑफ x1 x2 xn क्या आता है ये, सो ये ज्योमेट्रिक ही होगा, बट पैरामीटर क्या होगा इसका, तो p के जगह आएगा 1 - p इसकी पावर n, है ना। सम तो पहले लिख रखा हूँ, सम इसका होगा, सम इज, अगर मैं यहाँ लिखूँ भी, मान लो अगर मान लो पहला पॉइंट ये लिख के दूसरा पॉइंट मैं लिख भी दूँ कि x1 + x2 अप टू xn, तो ये होगा नेगेटिव बाइनोमियल n, p, ठीक है ना, क्योंकि n का सम है, तो ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे सब में p कॉमन लिया हुआ है, अगर p डिफरेंट लूंगा तो यहाँ प्रोडक्ट आ जाएगा जस्ट 1 - 1 - p1 इंटू 1 - p2 इंटू 1 - p3 एंड सो ऑन, उस तरह से आ जाएगा। बाकी एक कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है, सो देखो तो यहाँ पे जैसे नेक्स्ट थ्योरम ये है कि लेट x1 एंड x2 या xy जो भी लेना है ना, सो x1 एंड x2 जो होगा दे आर IID ज्योमेट्रिक p, xy रखना हो तो xy रख सकते हो, x, y आर ज्योमेट्रिक p IID है। तो पहली चीज जो हमने अभी देखा जस्ट कि x + y जो होगा, सो दिस विल बी नेगेटिव बाइनोमियल 2, p। दूसरी बात अभी हमने देखा था मिनिमम ऑफ x, y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यही थ्योरम ये n के लिए लिखा हुआ था, इसी को मैं अभी 2 के लिए लिख रहा हूँ, फिर आगे और थ्योरम्स लिखूंगा। तो ये n के लिए था, इसी में हम लोग 2 रैंडम वेरिएबल के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ये ज्योमेट्रिक ही होगा 1 - 1 - p का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ दो ही रैंडम x1 x2 टाइप का है, तो जस्ट 2 है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अच्छा आगे मैं बात करता हूँ थर्ड कि x गिवन x + y = t, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो डिपेंड करता है कि अभी ज्योमेट्रिक हम PMF क्या ले रहे हैं ना। तो ये ज्योमेट्रिक मान लो मैं अगर लेता हूँ, दो केसेस हैं इसमें, ठीक है ना, तो बताओ क्या बनाएगा। तो अभी ज्योमेट्रिक P मैं ले लेता हूँ, कंसिडर करो इसका PMF लेता हूँ P × Q की पावर x, x यहाँ स्टार्ट होगा 0 से, तो x की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, यही है, यहाँ से स्टार्ट होगा, एंड तो P × Q की पावर x, x फ्रॉम 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, सो x गिवन x + y = t, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन इस केस में आएगा डिस्क्रीट यूनिफॉर्म। अब देखो x क्या क्या वैल्यू, x तो 0 से स्टार्ट हो सकता है, तो y भी 0 हो सकता है, तो t तक जाएगा, तो 0 1 2 अप टू t तक जाएगा। अगर दूसरा वाला केस होगा, है ना, अगर मैं ज्योमेट्रिक दूसरा केस लेता हूँ जैसे, और इसी में चौथा वही चीज़ है, y गिवन x + y भी सेम ही होगा, सो दिस इज ऑल्सो सेम यूनिफॉर्म। सो ये तब है जब ये वाला PMF, क्योंकि ज्योमेट्रिक में 2 PMF है ना, तो इस PMF वाले के लिए है। अगर दूसरा PMF होगा तो XY IID ज्योमेट्रिक P, ठीक है, तो यहाँ पे XY R IID ज्योमेट्रिक P विथ PMF जो इसका है कि आ जाएगा P × Q की पावर x - 1 x 1 2 डॉट डॉट डॉट, यही है। सो ये वाला PMF जब होगा 1 से स्टार्ट हो रहा होगा, तो उस केस में x गिवन x + y = t का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, डिस्क्रीट, लेकिन अब तो x 1 से स्टार्ट होगा, तो y भी 1 तक जा सकता है, मिनिमम y 1 हो सकता है, तो x की मैक्सिमम वैल्यू t - 1 हो सकती है यहाँ पे, है ना, x + y t है ना, तो x की मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू t - 1 हो सकती है, क्योंकि y की मिनिमम वैल्यू 1 होगी। तो ये जो होगा यूनिफॉर्म होगा 1 2 3 अप टू t - 1 तक। सिमिलरली इसका कन्वर्स मतलब y के लिए सेम लिख सकते हो कि ये जो y गिवन x है,
So this will be uniform 0 1 2 up to, नहीं सेम ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। t-1, ठीक है जी, देख लो। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, आई थिंक मोरलेस यही है, इतना ही है। तो अभी हमने कुछ रिजल्ट्स लिखे हैं जो हेल्प करेगा हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो मेनली जो थ्योरम्स हैं ज़्यादातर मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का है। हमने जो स्पेशली पढ़े हैं अभी यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े, उसी को मैंने अभी जस्ट थ्योरम लिख दिया। मल्टीवेरिएट की थ्योरी एक बार कंप्लीट करोगे तो ये सब आपको दिखेगा कि कैसे क्या हो रहा है, या तब मैं रिपीट कर दूंगा तो वैसे भी तब दोबारा आपको समझ आएगा क्या हो रहा है, अगर जिनको मुश्किल है। बाकी लोगों के लिए ठीक होगा। बस ये सब ट्रांसफॉर्मेशन के थ्योरम है कि अगर मुझे x1 x2 xn का डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो क्या होगा मिनिमम, क्या क्या होगा सम का, क्या होगा कंडीशनल का, ये सब डिफरेंट थ्योरम्स हैं। ठीक है भाई यहाँ तक। तो आगे क्या देखूं, अप्रोक्सीमेशन। देखो जैसे मेनली अभी हमने ये एडिट है ना, जैसे जितने भी एडिटिव प्रॉपर्टी डिस्कस किया है कि सम ऑफ टू बाइनोमियल, बाइनोमियल ये यहाँ का पार्ट था एक्चुअली, बट फिर रिपीट कर दूंगा मैं तब फिर से। बाइनोमियल का सम बाइनोमियल है, पॉइजन का सम पॉइजन है ना, नेगेटिव बाइनोमियल का सम नेगेटिव बाइनोमियल होगा, गामा का सम गामा होता है, नॉर्मल का सम नॉर्मल है। और बोला यूजिंग देयर पीएमएफ। तो इफ़ यू वांट टू प्रूव तो एमजीएफ के हेल्प से, एमजीएफ के हेल्प से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि कैसे वो आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आता हूँ। इंटर रिलेशंस डिस्कस कर लिए, तो बचा है ये वाला केसेस कि लिमिटिंग केसेस क्या होते हैं, कि ये अप्रोक्सीमेशंस क्या है। सो किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोक्सीमेट करके हम दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे जब कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन से, तो हम उसको कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम लोग उसको दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो उस तरह क्या क्या केसेस हैं, जैसे तो ये है अप्रोक्सीमेशंस, है ना। हम्म सो अप्रोक्सीमेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन का अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें मेनली क्या है कि पहला पार्ट जो आता है नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल, या पहले मैं लिखूं पॉइसन अप्रोक्सीमेशन, है ना। सो पॉइसन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल। तो जनरली ज़्यादातर क्वेश्चन में लिखा रहता है कि आपको कौन सा वाला अप्रोक्सीमेशन यूज़ करना है। जो क्वेश्चंस आए हैं जैम में अभी तक, तो उसमें मोस्टली लिखा हुआ है कि यूज़ नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन या पॉइसन अप्रोक्सीमेशन। सो ये कहना क्या चाह रहा है कि पॉइसन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, हमें इसको अप्रोक्सीमेट करना है पॉइसन में। ठीक है, सो जैसे x इज बाइनोमियल n कॉमा p, ठीक है। सो x इज बाइनोमियल np। सो यू नो pmf, n choose x, p raised to power x, 1 minus p raised to power n minus x, x can take value 0 1 2 up to n। बट ये कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा अगर n की वैल्यू बहुत लार्ज है। मान लीजिए n की वैल्यू 50 है, 60 है या 100 है, और आपसे पूछ ले क्या प्रोबेबिलिटी x बराबर 50 की। मान लो n इज 100 और पूछा कि x इज इक्वल टू 40 बताओ, तो 100 c 40 p की पावर 40 q की पावर 60। सो ये 100 c 40 निकालने में आपको बहुत टाइम लगेगा, और एग्जाम में
कैलकुलेटर भी इसमें हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि कैलकुलेटर में एनसीआर का ऑप्शन नहीं होगा। तो क्या करेंगे आप, तो वहाँ पे आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, और जो लिखा हुआ है जनरल लिखा हुआ है, सो हम लोग अप्रोक्सीमेट, सो इसमें ये है कि व्हेन p इज स्मॉल एंड, तो मेनली n पे ज़्यादा कंडीशन है, व्हेन n इज लार्ज एंड p इज स्मॉल, ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, देन एक np है उसको हम लैम्बडा मान लेंगे, n इंटू पी मान लो, लैम्बडा के इक्वल है, एक मिनट, सो ये लोग तो नहीं है, चाबी चाहिए, ये दीजिए, हाँ हाँ, तो देखिए, सो यहाँ पे क्या है, np इज इक्वल टू लैम्बडा, देन आप क्या करेंगे, सो वी विल अप्रोक्सीमेट, सो वी कैन अप्रोक्सीमेट, या वी हैव टू अप्रोक्सीमेट, है ना, सो वी अप्रोक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एज, तो हम लोग क्या करेंगे, x के डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे कंसिडर करेंगे x एज अ पॉइसन लैम्बडा, ठीक है, और लैम्बडा क्या है, np, तो np को लैम्बडा रख देंगे, तो इससे हमारा अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी चीज़ें आसान हो जाएंगी यहाँ से, अगर आपने अप्रोक्सीमेट कर दिया x को पॉइसन लैम्बडा, सो उस केस में अब जब आप pmf निकालोगे, तो अब आप ये यूज़ करोगे e की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, अब x की वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट, n चूंकि लार्ज है तो लार्ज n के लिए ऐसा होगा, तो ये अप्रोक्सीमेशन है कि हम लोग ये पीएमएफ जब कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होगा, तो इंस्टेड हम लोग ये यूज़ कर लेंगे, जहाँ लैम्बडा n इंटू पी को ले लेंगे, तो ये कैलकुलेटर से ये कैलकुलेट किए जा सकते हैं ना, कैलकुलेटर में e की पावर x का ऑप्शन है आपके पास, लैम्बडा की पावर x का ऑप्शन है, फैक्टोरियल का ऑप्शन है, जो स्क्रीन पे कैलकुलेटर होगा जैम में, जो हमारे मॉक टेस्ट में भी है, तो उसमें आप कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो एक तो ये केस है पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल। किसी को डाउट है, जैसे देखो एग्जांपल लेता हूँ, एक क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन है, लेट x का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल 2000 कॉमा 1/1000, देन what is probability of x is equal to 0 using Poisson approximation, है ना, बताइए क्या आएगा, या ऐसे लिख दो यूजिंग पॉइजन अप्रोक्सीमेशन, पहला व्हाट इज प्रोबेबिलिटी x इज 0, दूसरा मैं पूछ लूँ, सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी x इज 1, so using Poisson approximation to binomial, बताइए आंसर कैलकुलेट करके बताइए आप लोग। सर एक तो आएगा 1/e²। 1/e², अच्छा हाँ, ठीक है, और उसके बाद आएगा 2/e²। 2/e², बाकी लोग चेक कीजिए कि आपका भी ऐसे ही आ रहा है, यस सर, यही आ रहा है आंसर। ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ लार्ज नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछता, सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5, क्या आएगा इससे, मान लो x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 50, तो कैलकुलेटर से अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। ये मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अगर अप्रोक्सीमेट करेंगे सो ये हो जाएगा पॉइसन np, तो np जस्ट 2, अब इसको यूज करो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस आप पॉइसन यूज करो एंड निकालो आंसर। ये मुश्किल है, तो
एक्सप्रेशन ऐसे ही बता दो, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, या ऐसे ही बता सकते हो आप। ये सर पहले वाला आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 के केस में 4/15 e की पावर -2। 4/15 ई की पावर, सर सेकंड वाले केस में 2 की पावर 10/10 फैक्टोरियल इंटू e की पावर -2, और फिर ऐसे ही थर्ड केस में नहीं नहीं, ई की पावर -2 न्यूमरेटर में है, न्यूमिनेटर में रहेगा सर, डिनोमिनेटर में जाएगा तो e की पावर 2 हो जाएगा वो, अच्छा ना, ई माइनस। स्क्वायर हो जाएगा ना। है ना, ये कैलकुलेटर में ई का ऑप्शन रहता है, पाई ई, दे आर इरेशनल नंबर्स। सो इसका कितना आता है, क्या बता रहे हैं? वो कैलकुलेट सर वो 2 की पावर 10/10 फैक्टोरियल इंटू e की पावर -2, मतलब अपॉन में तो e स्क्वायर। ये आ जाएगा, ठीक है, यहाँ भी ऐसा ही है। हाँ मतलब वैसे ही निकाल तो ऐसे ही सकते हैं, 2/50/50 फैक्टोरियल ई की पावर -2, या डिनोमिनेटर में लाओगे तो ई का स्क्वायर हो जाएगा। बट कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं, हालांकि यहाँ कैलकुलेशन यहाँ भी लेंदी हो गया, तो यहाँ भी अगर मुश्किल हो गया तो इसको और अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो अगला जो तरीका है, सो अभी हमने क्या देखा कि पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल। अब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कैलकुलेशन लेंदी हो ना, वो हो रहा है, लेकिन कर सकते हैं, कैलकुलेटर से आ जाएगा। 2/50/50 फैक्टोरियल की वैल्यू देखिए, कैलकुलेटर बता देगा आपको, उससे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मुश्किल होगा, 2000 C50 निकालने में ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी दैन दिस। ओके है जी, तो ये समझ आ रहा है क्या यूज़ करना है, मैं सॉल्व करूँ या बाकी लोगों के लिए ओके है, ये कैसे आंसर आ रहा है, सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सो नेक्स्ट है दूसरा वाला, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल। ठीक है, सो ये है नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल। तो बाइनोमियल का हम लोग नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन करेंगे, तो मतलब फिर से मेरे पास x आएगा बाइनोमियल n, p। सो अगेन PMF यू हैव यही है। तो यहाँ से x इज बाइनोमियल NP, p इज इक्वल टू x हमारे पास ये है। ठीक है, तो अब क्या करना है, सो व्हेन n is large and p is not, सो p 0 और 1 के बहुत क्लोज ना हो, है ना, सो p is p does not take एक्सट्रीम वैल्यूज। तो एक्सट्रीम वैल्यू समझ आता है, एक्सट्रीम वैल्यू नियर 0 और 1, मतलब ऐसा नहीं कि p 1 के बहुत क्लोज हो गया या p 0 के बहुत क्लोज है, जनरली p जो होगा हाफ के आसपास समझो, तो है ना, p डज नॉट टेक एक्सट्रीम वैल्यूज नियर नियर 0 और 1। ठीक है ना, सो 0 1 के वैल्यूज अटेन नहीं करता है, 0 1 के वैल्यू नहीं है बीच में, है ना,
मतलब 0 1 के बहुत क्लोज नहीं है, 0 के बहुत क्लोज नहीं है, 1 के बहुत क्लोज नहीं है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वी अप्रोक्सीमेट distribution of x as, so we approximate distribution of x as, so x को हम नॉर्मल में ले जाएंगे, ठीक। सो नॉर्मल में ले जाएंगे, नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। अब ये म्यू क्या आएगा, सिग्मा क्या आएगा, सो वेयर बाइनोमियल में मीन कितना होता है, सो जो म्यू होगा वो n इंटू पी होगा, एंड जो सिग्मा स्क्वायर होगा वो एन पी क्यू, क्यू इज 1 माइनस पी, ठीक है। तो यहाँ म्यू के प्लेस पे आप, तो ये जनरली लिखा रहता है क्वेश्चन में कि यूज नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दिस। सो म्यू इज एनपी, सिग्मा स्क्वायर इज एनपी इंटू 1 माइनस पी। तो इसमें अप्रोक्सीमेट करेंगे, कोई प्रॉब्लम किसी को। अब यहाँ एक दिक्कत ये आती है कंटिन्यूटी करेक्शन की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, देखो। तो जैसे अब यहाँ पे अगर मैं मान लो आपसे पूछूं सेम थिंग कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, तो अगर x नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0। 0, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में किसी पॉइंट प्रोबेबिलिटी 0 होती है। लेकिन यहाँ तो जरूरी नहीं है ना, यहाँ तो नॉन जीरो ही आएगी। आप 0 पे निकालो, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, सब पे यहाँ नॉन जीरो आएगा, यहाँ सब पे 0 आएगा। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, मतलब इसके मतलब इन द सेंस यहाँ पे क्या रहा है कि सब पे पॉइंट पे 0 हो, क्योंकि हम लोग डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस में, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, सो इट शुड नॉट बी लाइक दिस। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है, एक वर्ड आता है कंटिन्यूटी करेक्शन। सो उसमें क्या होता है कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इज इक्वल टू एक्स की, सो सिंस वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड बाइनोमियल टू नॉर्मल, बाइनोमियल वाज डिस्क्रीट, सो इसमें कोई नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी आ सकती है, वहाँ पे आएगी, और यहाँ पे तो 0 आ जाएगी। तो इससे बचने के लिए, ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट करने के लिए, इसका एक टेक्निक ये है, तो हम लोग क्या करते हैं, वी कंसीडर दिस एज ए इंटरवल। तो कंटिन्यूटी करेक्शन में ये कि जो पॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालने उससे हाफ पीछे से स्टार्ट करो, हाफ आगे तक जाओ। तो लाइक यहाँ हम करेंगे x माइनस हाफ से x प्लस हाफ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो अब ये निकाला जा सकता है। सो ये कैलकुलेट करने के लिए अगर बाइनोमियल में, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 0 हम ऐसा लिखेंगे। सो अब ये इंटरवल पे आ गया, तो यहाँ भी अब कोई नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी आएगी। और सिंस वी आर नॉट कैलकुलेटिंग एग्जैक्ट वैल्यू, हम तो अप्रॉक्सीमेट ही तो निकाल रहे हैं, क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं, तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा दोनों से, लेकिन अप्रॉक्स है ना आंसर आएगा। सो ये चीज़ हमें अब कैलकुलेट करनी है। सो यहाँ से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल में करते थे कि x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा करके स्टैंडर्ड नॉर्मल में ले आएंगे, फिर फाई के हेल्प से वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन करके देखो इस पे। अच्छा, सेम थिंग वहां पे है, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी करेक्शन, है ना। सो ये वर्ड है कंटिन्यूटी करेक्शन। जनरली क्या होता है कि जैसे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x निकालना है, सो यू विल टेक x एज, ठीक, दिस यू विल कैलकुलेट। अगर आपको x लेना है a टू b, ऐसा है, सो व्हाट यू विल डू, यू विल कंसीडर x एज a माइनस हाफ टू b प्लस हाफ, क्योंकि यहाँ हो सकता है ना x बराबर a पे प्रोबेबिलिटी हो, y बराबर b पे प्रोबेबिलिटी हो, लेकिन ये क्या करेगा कॉन्टिन्यूअस में जाके, पहले बाइनोमियल है तो बाइनोमियल x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b पे नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी आ सकती है, बट नॉर्मल में तो इसको इग्नोर कर देगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में इक्वलिटी का कोई मास तो आएगा नहीं। सो इसीलिए हम लोग यहाँ कॉन्टिन्यूटी करेक्शन करेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से जहाँ भी इक्वलिटी है वहाँ आप करेक्शन करो, जहाँ नहीं है वहाँ चलेगा, है ना। जैसे x मोर देन a लेस देन इक्वल टू b है, सो इसमें आप ऐसे ही कैलकुलेट करो, a टू b प्लस हाफ, ये कैलकुलेट करो, ठीक है। और जहाँ x मोर देन इक्वल टू a लेस देन b है, सो आप सिर्फ एक साइड कैलकुलेट करो, बट स्टिल अगर आप दोनों साइड भी करोगे तब भी अप्रॉक्सीमेट आंसर उस क्लोज में ही आएगा। तो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आते हैं, या ऑब्जेक्टिव भी आएगा तो एक रेंज, सफिशिएंट रेंज दिया होगा जिससे आप कंटिन्यूटी करेक्शन करोगे तब भी सेम आंसर आएगा, इस तरह के केसेस में नहीं करोगे तब भी सेम ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब इतना सफिशिएंट रेंज दिया होगा इंटरवल का कि दोनों केस वाले आंसर इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। सो यहाँ से ये हो जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट वाला जैसे पार्ट है इक्वल लगा ही नहीं है,
सो इट्स अप टू यू। तो मैं रिकमेंड करूंगा डोंट यूज कंटिन्यूटी करेक्शन, बट अगर आप यूज कर लोगे, सो मैं ये बोल रहा हूँ कि एग्जाम में तुम्हारे आंसर तब भी करेक्ट ऑप्शन आएगा। इवन इफ यू यूज यहाँ पे a माइनस हाफ b प्लस हाफ कर दिया, स्टिल आंसर उस रेंज में आएगा जो आपके आंसर आएंगे, तो गिवन आंसर के रेंज में आएगा, ठीक है ना। सो कंटिन्यूटी करेक्शन करो, यानी क्योंकि जो पेपर बना रहा है, जैसे हमारे आपके जैसे ही लोग हैं ना, उनको ही पता है कि कुछ बच्चे करेंगे कंटिन्यूटी, कुछ नहीं करेंगे, तो वो ऐसा आंसर की बनाएंगे कि दोनों आंसर उसमें इंक्लूडेड हो, ठीक है। और ऐसा ऑलरेडी है, जो आंसर्स की है, अब वहाँ चेक करो, जो एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चंस आए हैं इस पे कई सारे, तो वहाँ आप विदाउट कंटिन्यूटी करेक्शन करो, विद करो, दोनों से आंसर मैच करेगा, सेम ऑप्शन ही आएगा या रेंज में आंसर आएगा, ठीक है। सिमिलरली तो ये तब है जब हम लोग बाइनोमियल टू नॉर्मल कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है आपके पास कि तीसरा वाला केस है नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब लैम्डा बहुत लार्ज हो जाए, है ना, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन लैम्डा, ठीक। सो यू नो PMF x इज इक्वल टू x, क्या आ जाएगा। और अब क्या होगा, मान लो जैसे यहाँ पे, सो व्हेन लैम्डा इज लार्ज, so when lambda is large then we approximate, और जब तक क्वेश्चन में बोला नहीं गया है, जब तक तुम्हें जरूरत फील ना हो, डोंट अप्रोक्सीमेट, है ना, तुम्हें लगे कि जरूरत है तभी अप्रोक्सीमेट करो। सो वी अप्रोक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एज नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, वेयर आप म्यू लोगे जो उसका म्यू होता है, सिग्मा स्क्वायर लोगे जो उसका वेरिएंस होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि x इज नॉर्मल लैम्डा कॉमा लैम्डा, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट करेंगे। फिर से सिमिलर इशू है कि पॉइसन तो डिस्क्रीट है, नॉर्मल तो कॉन्टिन्यूअस है, तो सेम सिचुएशन आएगी कंटिन्यूटी करेक्शन वाली, जो हमने यहाँ पे लिखा है, बिल्कुल सेम चीज़ें आप उसमें भी यूज़ करोगे, ठीक है। सो विल यूज़ कंटिन्यूटी करेक्शन, तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी है कि अगर आपको x बराबर x निकालनी हो, सो यू यूज़ x माइनस हाफ टू x प्लस हाफ, इससे आ जाएगा, ठीक है। और बाकी वैसे ही है, सेम इशूज़ हैं। सो यहाँ से x जो आएगा आपका, सो ये आप कैलकुलेट कर लो, से आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेम इशूज़ है। लास्ट वाला है फोर्थ कि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन टू हाइपर ज्योमेट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास जैसे x है, हाइपर ज्योमेट्रिक n m स्मॉल n, ठीक है। नाउ व्हेन n इज लार्ज, मान लो ऐसा है, सो n एंड m आर लार्ज, ठीक है। देन आप क्या करोगे, देन आप m अपॉन n की वैल्यू को p कंसिडर करोगे, एंड वी अप्रोक्सीमेट x एज, सो x का डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे बाइनोमियल n कॉमा p, और p क्या होगा, m बाई n। इसका मतलब है कि x इज बाइनोमियल n कॉमा m बाई n, ठीक है। अब ये डिस्क्रीट है, ये भी डिस्क्रीट है, दोनों डिस्क्रीट है, तो यहाँ कंटिन्यूटी करेक्शन की कोई जरूरत नहीं है ना। कंटिन्यूटी करेक्शन वहाँ चाहिए जहाँ पर डिस्क्रीट से कॉन्टिन्यूअस में जा रहे हैं, ठीक है। सो आ जाएगा। सो हमारे पास पहले ये था, अब ये है। जैसे देखो,
सो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, टाइम है ना, टाइम अभी थोड़ा टाइम तो होगा, टाइम तो हो गया, चलो एक दो क्वेश्चन देख लो फिर भी। तो जैसे मान लो ऐसा है कि अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 2 मान लो कि लेट x इज बाइनोमियल 72 कॉमा 1/24, मान लो ऐसा है अभी के लिए। तो अब क्या होगा सो यूजिंग नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल, बताओ प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x इज मोर देन मान लो 20 लेस देन, अच्छा मुझे लग रहा है ना 72 में थोड़ा दिक्कत है, एक काम करो थोड़ा सा आसान बना देता हूँ। सो 3 ले लो अभी के लिए ना, तो उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा। चलो 20 से मान लो हमने ले लिया 28, लेट्स से दिस, मैं थोड़ा लार्ज कर दूँ, 1 मिनट रुको। तो इसमें मीन कितना आएगा NP 24, ठीक है चलो अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं, ये निकालो, चलो मैं सॉल्व कर ही देता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे x एज नॉर्मल, चूँकि इक्वलिटी नहीं लगाया तो मैं कंटिन्यू कंडीशन नहीं करूँगा, जनरली वहीं करूँगा जहाँ इक्वलिटी लगी होगी। सो तो यहाँ से कितना आ जाएगा NP 24 और NPQ कितना होगा, NPQ 24 × 2/3 36, NPQ 24 × 2/3 48/3 16 16 है ना। तो चेक कर लेना एक बारी, NP इज मीन, NPQ इज वेरिएंस, ठीक है। सो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, सो x माइनस मीन और वेरिएंस है आपका 4, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4, वेरिएंस is 16, so x minus mu upon sigma, so same thing you do here, so 20 minus 24/4, 28 minus 24/4, so यहाँ से आ जाएगा, ये हो गया z, क्योंकि x माइनस म्यू बाई सिग्मा कर दिया, और ये हो गया -4/4 -1, ये हो गया 4/4 1, तो इसको लिखेंगे 5 1 माइनस 5 माइनस 1, ठीक। और अभी 5 - 1 को 1 - 5 1 लिख दोगे, सो 5 of 1, याद है ना CDF है इसमें, देखो घबराना नहीं, क्या है, यू नो हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग CDF, तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना CDF, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ CDF of z at 1, CDF of z at -1, तो यही जो CDF है ना, इसका एक स्पेशल नाम दिया गया, स्पेशल नोटेशन दिया गया इसको, सो दिस इज द 5 at 1 5 at -1। अब 5 - 1 का फॉर्मूला है 1 - 5 1, तो सिंप्लीफाई कर लो, सो आ जाएगा 2 5 1 -1, और 5 1 अभी पीछे मैंने यूज़ किया था 0.84 अप्रॉक्स था, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 0.84 - 1, कितना हो जाएगा 8 दूना 16 0.68 0.68 है ना। सो ये आंसर है अप्रॉक्स। तो क्या किया हमें, बाइनोमियल था जिसको अप्रॉक्सीमेट किया नॉर्मल में, अब हमने सीधा विदाउट कंटिन्यूटी करेक्शन यूज़ किया, अगर मान लो यहाँ इक्वल टू होता तो मैं चेंज करता, अदरवाइज ठीक है। 5 1 मैंने यूज़ किया, 5 1 गिवन होगा पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक किसी को डाउट है तो पूछो, इसमें अगर कुछ पूछना हो। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लेट x हैज हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, लेट से 5n² 2n², n, ठीक। अब आपसे पूछता है सो देन, ठीक है, आपसे क्या पूछा जाता है, सो दे विल आस्क यू ठीक है, ऐसा लिख लो कि मान लो देन पहला लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या आएगा, दूसरा पार्ट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ x² क्या है, तीसरा पार्ट है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वेरिएंस ऑफ x क्या है, एंड चौथा पार्ट है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 क्या है, बताओ क्विकली। सो हो क्या रहा है यहाँ पे आपको कैसे क्या करना है,
अगर n टेंस टू इन्फिनिटी हो गया, इसका मतलब n लार्ज हो गया, तो ये कैपिटल N लार्ज है, कैपिटल M भी लार्ज है, n कुछ भी चलेगा। तो यहाँ से क्या होगा, जो ये नोटेशन है हाइपर ज्योमेट्रिक n m n, यही है ना। तो यहाँ से क्या करोगे आप, यू विल कंसीडर p एज m बाई n, n लार्ज है तो कितना हो जाएगा 2/5, ये आ गया। तो अब x का एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बाइनोमियल n, 2/5। अब वो यूज़ करो एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो अब x का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल n, 2/5। अब उसको यहाँ पे यूज़ करो तो कितना आ जाएगा। अच्छा, तो मुझे ऐसे लिखना था, है ना, वैसे तो वो हो गया ना, तो इन्फिनिटी आ जाएगा सब में, तो इन्फिनिटी आ जाएगा ना। देखो उसमें क्या पूछते हैं ये लोग, हाँ आई थिंक जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन इस तरह से, वहाँ पूछा था इन्होंने कि द प्रोबेबिलिटी ई एक्स अपॉन, ठीक है, अभी के लिए क्या आंसर आएगा, तो अभी के लिए इन्फिनिटी आ जाएगी। ये कितना आएगा, ये भी इन्फिनिटी आएगी क्या, चेक करो। वेरिएंस एन पी क्यू, ये भी इन्फिनिटी आ जाएगी। ये कितना होगा, x बराबर 0, सो एन सी 0 1, सो 2/5 की पावर 0, 3/5 की पावर n, ये 0 आ जाएगी ना, चेक करो। और ई एक्स स्क्वायर कितना आएगा, सो वेरिएंस है इसका। ओके, तो वहाँ पे उन्होंने ऐसा पूछा था एक्चुअली, मैं बता देता हूँ, ये ऐसा पूछा गया था। और जो एग्जाम में क्वेश्चन है एक्चुअली, ई ऑफ एक्स स्क्वायर सर काउंट नहीं कर सकते हम, क्या नहीं कर सकते, ई ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं कर सकते, अच्छा देखते हैं। सो सर इन्फिनिटी का स्क्वायर सर इन्फिनिटी भी होता है, लेकिन इसका फिक्स्ड कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, निकलेगा। अच्छा चलो ये बताओ, इसका आंसर बताओ, छोड़ो अब ये बता सकते हैं, ये एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन ही है, ये सब ऑलरेडी आया हुआ है एग्जाम में, जो मैं लिख रहा हूँ तो थोड़े चेंजेस होंगे, बट इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। अब बताओ, अब तो करेक्ट कर सकते हैं। सो अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये तो ई एक्स हो जाएगा एन पी, एन से डिवाइड कर दो, तो अब ये ठीक है 2/5 एन पी क्यू, तो यहाँ भी एन स्क्वायर में दिक्कत आएगा, वहाँ भी एन स्क्वायर में दिक्कत है ना, सो एन ही लिखो। ये मैं खुद से फ्रेम कर रहा हूँ इसलिए दिक्कत, बना एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन सही फ्रेम किया होगा, ये मैं खुद से बना रहा हूँ इसलिए ऐसा है, ठीक है। सो कितना आ जाएगा 2/5 इंटू 3/5, 6/25, चेक करना भाई तुम लोग अपना, 6/25 ना। और वहाँ से मीन वेरिएंस निकालो, एन से डिवाइड करो, यहाँ से आप मीन निकालो, वेरिएंस निकालो और एन से डिवाइड करो। ई एक्स स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ एन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 6/25 माइनस 4/25, 2/25 नहीं आएगा, चेक करो। नो सर 4/25 आ रहा है, कितना आ रहा है, 4/25। 4 चेक कर लेना, तो हो सकता है मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया हो। वेरिएंस कितना था 6/25 माइनस, ये मीन का स्क्वायर होता है ना, प्लस होता है सर, एन ओ पी क्यू हाँ हाँ प्लस हाँ एन स्क्वायर पी स्क्वायर। सही बात, हाँ वो तो ई वेरिएंस में। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ई एक्स स्क्वायर, तो ई एक्स स्क्वायर इज व्हाट, वेरिएंस प्लस मीन स्क्वायर, हाँ क्योंकि ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर ना। सो वेरिएंस प्लस मीन स्क्वायर में कितना हो जाएगा, तो 6 + 4/10/25 ना, तो 4 क्यों आ रहा है आपका, नहीं मतलब सर, डिवाइड में एन स्क्वायर है तो एन पी क्यू बाय एन स्क्वायर वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो सिर्फ पी स्क्वायर। अच्छा रुको रुको एक मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ, रुको। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितना है जी, 2n/5, वेरिएंस ऑफ एक्स कितना है n, 2/5 3/5, यही ना, एन पी क्यू, कैलकुलेशन चेक करना तुम लोग, तो 6n/25। अब ई एक्स स्क्वायर कितना होना चाहिए, वेरिएंस तो 6n/25, अच्छा यहाँ n स्क्वायर हो जाएगा, सो 4n² यहाँ तक ओके है। एंड नाउ जब आप इसको डिवाइड करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, इसलिए लिखने में चीज़ें आसानी से दिखता है, वरना वो गेस करने में कई बार गलती हो जाती है, जैसे है ना। सो यहाँ से दिख रहा है आप मुझे, तो यहाँ से एन स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 6 है ना, तो ये आएगा 6/25n और 4/25, ठीक है आप सही कह रहे थे। सो n टेंस में लेंगे, ये 0 हो जाएगा, तो आंसर 4/25।
चलिए तो यहीं स्टॉप करते हैं आज। तो इसके साथ ही आपका सर ये, हाँ सर 4 वाला जो क्वेश्चन है ना, हाँ फोर्थ सर, ये तो डिस्क्रीट वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद भी प्रोबेबिलिटी एट द पॉइंट 0 आ गया। हाँ कोई बात नहीं, तो हो सकता है ना किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए, ऐसा हो भी तो सकता है। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर डिस्क्रीट में पॉइंट पे नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ही आएगा, है ना। देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट एट विच इट इज नॉन जीरो, बट हर पॉइंट पे नॉन जीरो होना गारंटी थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जब n बहुत लार्ज है तो तुमने निकाला 0 पे कितना होगा, nc 0, तो ये 3/, ये आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3/5 की पावर n, और n बहुत लार्ज है तो 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टिन्यूअस में एवरी पॉइंट पे 0 होगा, डिस्क्रीट में देयर एग्जिस्ट वन पॉइंट एट विच प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होगी, कॉन्टिन्यूअस में एक भी ऐसा पॉइंट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके जी। सो यहीं स्टॉप करते हैं, मैं कह रहा हूँ इसके साथ ही ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। हमने ये अभी थ्योरेटिकली कंप्लीट किए, क्वेश्चंस तो आपको स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन ट्राई करो, सिंगल रैंडम वेरिएबल वाले क्वेश्चन ट्राई करो, फिर देखते हैं। सो अभी या तो मैं इंटीग्रल कैलकुलस आपका ये वाला, इस बैच में ये वाला पार्ट कंप्लीट किया है। अब दिक्कत ये है मैं इंटीग्रल बचा हुआ है उस बैच में, क्योंकि सिलेबस है ना स्लो जा रहा है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा फास्ट करने के लिए दोनों बैच को मर्ज कर दूँ, 3 घंटे की डेली क्लास लूँ कुछ दिन, सो दैट सिलेबस जल्दी हो जाए। तो देखता हूँ या तो इंटीग्रल कैलकुलस दोनों बैच में स्टार्ट करूँगा, या फिर ये वाला पार्ट दोनों बैच में स्टार्ट होगा, मतलब दोनों बैच मर्ज हो जाएगा अभी। तो क्लासेस 6 to 9 हुआ करेंगी मंडे से, ठीक है। सो मंडे से इस बैच का और दोनों बैच मर्ज होकर 6 to 9 का टाइम होगा, 3 घंटे, सो दैट जल्दी सिलेबस हो जाए। फिर आगे PYQ और मॉक टेस्ट पे डिस्कस करेंगे, ईयर वाइज PYQ और मॉक टेस्ट, ठीक है। थैंक यू अभी के लिए, चलिए।